हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस जो वीडियो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसका पीडीएफ जो है वो आपको 9 बजे ग्रुप में मिल गया है। वहीं 10 बजे आपको उसका आंसर मिल गया है और अभी 10:30 पे मैं इसका डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने भारत पर किस ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1519 में। बाबर जो था वो भारत पर पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। और बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। इसके द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध भी लड़े गए थे, जैसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। एक चीज़ और बाबर से याद रखिएगा कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो वो 1746 से लेकर 1748 तक अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच चला था। जब फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो डुप्ले ने अंग्रेज का अधिकार वाला मद्रास पर अधिकार कर लिया था, तब यह युद्ध क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के नाम पर लड़ा गया युद्ध का विस्तार था। साथ ही साथ फिर जब 1748 की बात आती है तो 1748 में ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो जब 9 अगस्त के सूर्योदय के पहले ही कांग्रेस के जो महात्मा गांधी होते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अरुणा आसफ अली जो है वो भूमिगत रहते हुए भी आंदोलन का नेतृत्व किए और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन से एक चीज और याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और एक भारत छोड़ो आंदोलन के नाम फेमस हुआ था उषा मेहता। उषा मेहता जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कई संविधानों का मिश्रण है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो कई ऐसे संविधानों से लिया गया है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, रूस, जापान, ये सारे देशों से का संविधान से भारतीय के संविधान में लिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। नेक्स्ट है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत के संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो संघ का संवैधानिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। यहाँ पूछ रहा है संवैधानिक प्रमुख, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 53 के आधार पर भारतीय संघ का प्रधान होता है। साथ ही साथ कुछ और अनुच्छेद भी याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 जो कि है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का शक्ति कार्य, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति और अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है वो अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की अवस्था तक, दोनों में से जो पहले पूरा हो तब तक अपने पद पर कार्य करते हैं। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। यह जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। साथ ही साथ यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अभी जो तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं वो 14वें हैं और उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तित होते रहने के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला जो चंद्रमा है उसका जो प्रकाशमान भाग जो है वो उसके आकार में हमेशा परिवर्तन आता रहता है। जैसे अमावस्या से अगर पूर्णिमा तक जाइएगा तो वो क्रमशः बढ़ता रहेगा और पूर्णिमा से अगर अमावस्या की ओर बढ़िएगा तो वो क्या होगा, घटता रहेगा। और जब इसी प्रकार जब चंद्रमा का जब 3/4 भाग दिखता है तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, उन्दोदर चंद्र कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
साथ ही साथ याद रखिएगा अंध्रचंद्र किसको कहते हैं, तो जब चंद्रमा अपनी कक्ष में 1/4 भाग पूरा करता है तो उसका आधा भाग पृथ्वी से दिखता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचंद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। और यह जो है वो अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है और इसका सर्वोच्च शिखर है कीनो शिखर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है, तो ये किया है दक्षिण पश्चिम रेलवे में, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है, हुबली में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। और यह जो है वो हुबली बंगलुरु जनशताब्दी एक्सप्रेस वो पहली ट्रेन है जिसमें बायोडीजल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है, तो विस्तारा एयरलाइंस जो है वो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में हुई थी और इसकी पहली उड़ान जो था वो दिल्ली से मुंबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट जो है वो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसको जो निर्णय लिया गया था वो 2010 में इसे प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किए जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में आरबीआई जो है वो प्रति वर्ष वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो अभी इसके गवर्नर हैं जो कि 25वें गवर्नर है, उनका नाम है शक्तिकांत दास, और एक है मुख्य वित्तीय अधिकारी, उनका नाम है सुधा बालाकृष्णन। नेक्स्ट हमारा कौन सा कार्ड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है, तो वो किया गया है भारत क्यूआर कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत क्यूआर कोड। क्यूआर का मतलब यहाँ पे होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट है हमारा कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रसिद्ध शैली है, तो तिल्लाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो तिल्लाना जो है वो भारतनाट्यम से संबंधित है और यह भारतनाट्यम का अंतिम अंश जो होता है वो तिल्लाना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा कि पुस्तक एंटरप्रेन्योर ऑफ मालडीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है वो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि एक लघु कहानियों का संग्रह है और इसी कहानियों के लिए जो झुम्पा लाहिड़ी लेखिका हैं उनको 2005 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस बैंक को विश्व बैंक का उदार ऋण देने वाला खिड़की कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आईडीए को, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईडीए। और आईडीए की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुआ है और यह जो है वो अपने सदस्य देश को बिना वीजा का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गैलन समानता किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन का प्रयोग जो है वो समानता आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप में, और 1 गैलन के बराबर 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है टी और कार्य दिया हुआ है डब्ल्यू और पूछ रहा है उसकी शक्ति यानी पावर, तो पावर का बराबर क्या होता है वो डब्ल्यू अपॉन में टी यानी कार्य अपॉन में समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू अपॉन में टी। शक्ति की अगर बात करते हैं तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकंड, जिसको कि हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। और शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। शक्ति से एक चीज़ और याद रखिएगा, एक इसका यूनिट होता है हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नाभिकीय विखंडन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है बोरॉन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ठोस से पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तित होता है, तो ठोस की अगर पिघलने के दौरान बढ़ते हैं तो इसका जो तापमान है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि, तो लेंज का नियम ये बताता है कि बढ़ने वाली जो धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो एक अस्थायी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे होगा मक्खन का खट्टा होना, तो यही रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे हैंड पे अगर हम लोग भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो है वो परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है।
नेक्स्ट है हमारा कि आरंभ में एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़े में विभाजित होता है, तब दोनों टुकड़े, देखिए जब समान द्रव्यमान का जो टुकड़ा होगा वो अगर विभाजित होगा तो वो समान वेग में होगा और उसकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समान वेग में विपरीत दिशा से चलेगी। और यही क्वेश्चन में अगर कह देता असमान द्रव्यमान का है तो अगर असमान द्रव्यमान का होगा तो वेग जो होगा वो असमान होगा और दिशा जो होगी वो विपरीत होगी, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो द्रव्यमान संख्या माइनस में परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और इसमें से हम लोग क्या करते हैं परमाणु यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या अगर घटा देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या वही होती है जो कि प्रोटोनों की संख्या होती है, उसको परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। और परमाणु संख्या को अगर हम द्रव्यमान संख्या से माइनस कर देते हैं तो फिर क्या निकल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। नेक्स्ट हमारा कि देहलीय आवृत्ति क्या है? तो देहलीय आवृत्ति की अगर बात करते हैं तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव ना हो उसे देहलीय आवृत्ति कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि संयोजिक ऊतक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजिक ऊतक। ये जो संयोजिक ऊतक कहते हैं किसको है? जो वैसे ऊतक जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं या अंतरकोशिकीय द्रव से मिलकर बनते हैं उनको संयोजी ऊतक कहते हैं, जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज, टेंडोन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, ये सब की कोशिकाएं जो है वो संयोगी ऊतकों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मानव के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किस अंग का भाग है? वर्टिब्रेट क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उसी हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट हमारा कि APGAR स्केल क्या है? यहाँ पे देखिए APGAR स्टैंड किससे करता है? APGAR में ए का मतलब होता है अपीयरेंस मतलब त्वचा का रंग, P का मतलब होता है पल्स मतलब हृदय गति, G का मतलब होता है ग्रीमेंस मतलब सजगता, A का मतलब होता है एक्टिविटी मतलब गतिविधि और R का मतलब होता है रिस्पिरेशन यानी सांस लेने का दर। और ये जो APGAR है ये एक स्केल है जो एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए दो होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो प्रोग्रामों का वो समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाने रखने के लिए तैयार किया जाता है उसको तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वैसे सॉफ्टवेयर जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे MS ऑफिस हो गया, नोटपैड, मीडिया प्लेयर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दे का तेजी से निपटारा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। NGT की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। साथ ही साथ इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, एक भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट हमारा कि कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखिए यहाँ पे t इक्वल टू दिया हुआ है 0.04 सेकंड और यहाँ पे आवृत्ति पूछ रहा है तो आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/t। तो 1 में आप 0.04 कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इस बार जो 8 सितंबर 2020 का जो थीम था वो था कोविड-19 संकट और उस पर साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा। साथ ही साथ सितंबर में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं वो आपको याद रखना होगा, जो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट हमारा संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकर्ताओं रहे केशवानंद भारती का निधन कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ है? तो केशवानंद भारती का जो निधन है वो 79 वर्ष की आयु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 79 वर्ष। केशवानंद भारती वाद जो हुआ था वो 1973 की बात कर रहा है और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था कि जिसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे शिव भोजन थाली योजना, नो मास्क नो राइड अभियान, मिशन जीरो, प्रोजेक्ट चूल्हा, प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये सब भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लागू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे रोजगार सेतु योजना, दीदी वाहन सेवा योजना, जीवन शक्ति योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, जीवन अमृत योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, FIR आपके द्वार योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा कैरिबियाई प्रीमियम लीग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कैरिबियाई प्रीमियम लीग का जो आयोजन है वो वेस्ट इंडीज में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे थे वो रहे थे किरण पोलार्ड। नेक्स्ट हमारा ब्रायन बंधुओं ने संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? तो ब्रायन बंधु ये बात कर रहा है बॉब ब्राउन और माइक ब्रायन का। ये जो है वो अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। नेक्स्ट हमारा एडकेट यानी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये जो ग्रेट लर्निंग कंपनी है ये अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। साथ ही साथ याद रखिएगा विराट कोहली फिलिप्स इंडिया और एलेमी टू इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और मनाया गया, और इसका थीम क्या था? तो 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है और इसका जो थीम था वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन और ग्रामीण विकास। सितंबर से कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।